Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the 14th lecture on contract law, so let's get started. Today we will study the Indian Partnership Act which is related with Contract Act. This is the part 2. Part 1 has already been uploaded. If you haven't watched it, I'll request you to watch it for better understanding. Minor as a partner. Section 30 में ये defined है. A minor cannot become a full partner but can be admitted for profit sharing. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो एक माइनर होता है वो फुल पार्टनर नहीं बन सकता है पर प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट ले सकता है. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है. ये कंपनी कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने मिलके खोला और ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ना अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे. कोई 21 साल का, कोई 22 साल का, कोई 18 साल का, कोई 17 साल का. ठीक. अब ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंपनी खोलते हैं ये इतने पार्टनर्स हो जाते हैं. लेकिन जो ये 17th है ये फुल पार्टनर नहीं बोला जाएगा पर हाँ जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसमें इसका भी हिस्सा इक्वल होगा. After turning 18, the minor must decide whether to become a full partner. जब ये 18 का हो जाता है तब इससे डिसाइड करना है कि क्या ये इन लोग के साथ फुल पार्टनरशिप में जाना चाहता है या नहीं. अब एग्जाम्पल, A admits his 16-year-old son B as a partner. B can share profits but cannot be held liable for firm debts. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि A जो था वो अपना बेटा जो 16 साल का था B उसको एज अ पार्टनर बनाता है. अब बी जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर सकता है पर वो लायबल नहीं होगा कोई भी फर्म का डेब्ट्स के लिए. अब यहाँ पे एक केस लॉ है, सीताराम वर्सेस गोविंद राम. अ माइनर पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर फर्म्स डेब्ट. अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या था, सीताराम एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गोविंद राम who was acting as an agent but did not disclose the name of his principal. At the time of the agreement, when a dispute arose, Sitaram sued Govindram personally. अब यहाँ जजमेंट क्या था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ एन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल while entering into a contract, the third party has the right to hold the agent personally liable. Therefore, Govind Ram was liable under the contract. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि सीताराम एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं गोविंद राम के साथ, who was acting as an agent, जो कि एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहे थे, but did not disclose the name of his principal. मतलब जो मेन था इनके फर्म का हेड उसका नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया. When a dispute arose, सीताराम sued गोविंद राम personally. तो यहाँ पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ प्रिंसिपल व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड पार्टी हैज द राइट टू होल्ड द एजेंट पर्सनली लायबल. तो यहाँ पे केस ये इस बात का था कि जो सीताराम गोविंद राम थे तो गोविंद राम यहाँ पे एक एजेंट थे, वो प्रिंसिपल नहीं थे. लेकिन गोविंद राम ने कभी बताया ही नहीं कि असली प्रिंसिपल कौन है और उन्होंने अपने नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट किया. तो सीताराम यहाँ पे उनके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि व्हाइल एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं डिस्क्लोज नहीं किया आइडेंटिटी प्रिंसिपल का. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो कि सेक्शन 39 टू 55 में डिफाइंड है. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है. पहला कंपलसरी, इसमें बोलते हैं द फर्म डिसॉल्व्स इफ बिजनेस बिकम्स इलीगल, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जब बिजनेस इलीगल हो जाता है, सपोज एक फर्म था जो मोबाइल एक्सपोर्ट करती थी. ठीक. अब सडनली ये फर्म ड्रग्स भी एक्सपोर्ट करने लग गई तो ये इलीगल हो जाएगा. तो ये यहाँ पे बोलता है बिजनेस, तो यहाँ पे ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप भी यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. सेकंड बोलता है कंटीजेंट डिसोल्यूशन जो कि सेक्शन 42 में डिफाइंड है, अकर्स ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस पर्पस, डेथ और इनवॉलेंसी ऑफ अ पार्टनर. अब ये क्या बोलता है कि डिसोल्यूशन और कब हो सकता है, जब एक्सपायरी हो जाए फिक्स टर्म का, सपोज एक टर्म हो
पार्टनरशिप का कि 1 साल के लिए हम लोग पार्टनर्स हैं इसमें। उसके बाद जिसको जो जितना शेयर लगा पाए उसका डिपेंड करता है। या हो सकता है कि मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये बैक ऑफ कर जाए या ये बैक ऑफ कर जाए। तो वही बोलता है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस पर्पस। यहाँ पे जो पर्पस था बिजनेस का वो कंप्लीट हो गया तो डिसॉल्व हो जाएगा। डेथ और इनवॉलेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड बोलता है डिसोल्यूशन बाय कंसेंट। ऑल पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री टू डिसॉल्व द फर्म। अब सपोज एक फर्म है जिसको 5 लड़कों ने या लड़कियों ने मिलके बनाया, लड़कों लड़की का ग्रुप ने मिलके बनाया, ठीक। अब ये फर्म चल ही नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या फिर बोलो कि जब ये लोग अ, उतने मैच्योर नहीं थे, एक स्टार्टअप कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था, ये उतना ग्रो नहीं कर पाया। अब ये पांचों ने पर्सनली अपना अपना एक फर्म खोल चुके हैं, तो इन्हें टाइम नहीं मिलता, तो ये अल्टीमेटली इसको बंद करने का डिसीजन लेते हैं। तो ये यहाँ पे बोलता है ऑल पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री टू डिसॉल्व द फर्म। फोर्थ बोलता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जो कि सेक्शन 43 में डिफाइंड है। इन अ पार्टनरशिप एट विल एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग नोटिस। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। फिफ्थ यहाँ पे बोलता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जो कि सेक्शन 44 में डिफाइंड है। कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, incapacity of a partner, breach of agreement, losses making business unavailable। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि मिसकंडक्ट अगर कोई पार्टनर करता है या इनकेपेसिटी ऑफ अ पार्टनर होता है और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर लॉस मेकिंग बिजनेस अनवाइबल, तो यहाँ पे कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है फर्म को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए एंड बी रन्स अ बिजनेस, ए मिसयूजेस हिज फर्म्स मनी फॉर पर्सनल यूज, बी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वर्सेस पार्टनरशिप फर्म 2004, कोर्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन ड्यू टू द मिसकंडक्ट बाय अ पार्टनर। अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम टर्मिनेटेड द डीलरशिप अग्रीमेंट विद द पार्टनरशिप फर्म without giving proper notice or following principle of natural justice. The partnership firm challenged the termination as arbitrary and unfair. यहाँ पे जजमेंट क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी मस्ट एक्ट फेयरली एंड रीजनेबली and termination of contract should follow due process. The termination in this case was found to be arbitrary and thus invalid. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पार्टनरशिप फर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था विद द पार्टनरशिप गिविंग प्रॉपर नोटिस, और ये क्या करते हैं कि जो डीलरशिप था हिंदुस्तान फर्म उसे कैंसिल कर देता है पार्टनरशिप के साथ बिना उसे प्रॉपर नोटिस दिए, या फॉलोइंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी नहीं फॉलो किया उन्होंने और वो उन्होंने पार्टनरशिप खत्म कर दिया। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो थे वो चैलेंज करते हैं टर्मिनेशन ऑफ आर्बिटरी एंड अनफेयर, क्योंकि उन्हें बोलना था कि अगर इन्होंने प्रॉपर नोटिस दिया होता हिंदुस्तान वालों ने तो इन्हें होता कि हाँ चलो नोटिस मिला, अबे इनको कोई बता ही नहीं रहा है कि क्यों डिसॉल्व हो रहा है, प्रॉपर नोटिस ही इनको कुछ नहीं मिला है, तो इन्होंने केस किया पार्टनरशिप फर्म ने। अब यहाँ पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है मस्ट एक्ट फेयरली एंड रीजनेबली, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड फॉलो ड्यू प्रोसेस। हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना चाहिए। द टर्मिनेशन इन दिस केस वाज फाउंड टू बी आर्बिटरी एंड दस इनवैलिड। तो इस केस में जो टर्मिनेशन था वो गलत था और इसलिए उसे इनवैलिड कर दिया गया था। 6 पॉइंट बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि सेक्शन 45 टू 55 में है। Firm ceases to exceed, partners remains liable for past debts, firm assets are sold and liabilities settle। अब consequences क्या हो सकता है, सीज कर जाता है एग्जिस्टेंस उसका, पार्टनर्स जो होते हैं वो लाइबल हो जाते हैं पास्ट डेब्ट्स के लिए, और जो फर्म का एसेट्स होता है वो सोल्ड हो जाता है और लाइबिलिटीज जो होते हैं वो सेटल हो जाती है, तब वो उसके बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन में आएगा वो। अब आता है
रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो कि सेक्शन 56 टू 71 में डिफाइंड है। इसका ए बोलता है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स विद डिटेल नेम, पार्टनर्स, प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकंड बोलता है पे द प्रिस्क्राइब्ड फी। थर्ड बोलता है रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि रजिस्ट्रार के फर्म में अपना नाम, पार्टनर, प्लेस ऑफ बिजनेस को दे, जो प्रिस्क्राइब्ड फी है वो जमा करें, उसके बाद रजिस्ट्रार जो होता है वो इशू करते हैं एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे बी बोलता है इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन जो कि सेक्शन 69 में डिफाइंड है। वो बोलता है cannot sue third party. An unregistered firm cannot file a case against outsider. सेकंड बोलता है पार्टनर्स कैन नॉट sue each other. थर्ड बोलता है थर्ड पार्टीज कैन sue the firm. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि an unregistered firm cannot file a case against outsider. एक फर्म जो रजिस्टर्ड ही नहीं है रजिस्ट्रार्ड के अंदर, वो किसी भी आउटसाइडर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है। जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते अगर कुछ गलती भी हो जाता है, और जो थर्ड पार्टी होती है वो इन पे केस कर सकती है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन फ्यूचर आप में से कोई भी फर्म खोल रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। A and B starts an unregistered firm. If B owes them money, if C owes them money, they cannot sue C to recover it. अब यहाँ पे बोलते हैं कि ए और बी जो है उन्होंने मिलके एक फर्म किया जो कि वो अनरजिस्टर्ड था। अब सी, सॉरी, अब यहाँ पे जो सी है उन्होंने ए और बी के कंपनी से कुछ लोन लिया था, फॉर एग्जांपल 50 के ले लेते हैं। अगर ये सी इसे नहीं भी लौटाता तो ए और बी सी पे केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फर्म को कभी रजिस्टर ही नहीं किया। अब यहाँ पे केस ला है जगदीश चंद्रा गुप्ता वर्सेस कजरिया ट्रेडर्स। अब यहाँ पे बोलता है an unregistered firm cannot enforce contract in court. अब यहाँ फैक्ट्स क्या था? एक a contract between Jagdish Chandra Gupta and Kajaria traders contained an arbitration clause. A dispute arose and Gupta filed a suit instead of referring the matter of arbitration. Kajaria traders objected, citing the arbitration's agreement. अब जजमेंट यहाँ पे क्या था? The Supreme Court held that an agreement to refer disputes to arbitration does not bar the jurisdiction of civil courts. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि unless explicitly stated. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट थे वो held that an agreement refer disputes to arbitration does not bar the jurisdiction of civil court unless explicitly stated. अब यहाँ पे क्या बोलता है? A party may still approach the court unless the arbitration clause is mandatory and exclusive. यहाँ पे बोलता है कि एक पार्टी जो है वो स्टिल अप्रोच कर सकती है कोर्ट को until and unless the arbitration clause is mandatory and exclusive. अब कंक्लूजन में हम लोग क्या देखते हैं? पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग. Partners are jointly liable for debts. Dissolution can be by agreement, notice, court order, or operation of law. Registration is not compulsory but necessary for legal protection. कोई भी फर्म का रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं होता है, पर अगर लीगल प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए रजिस्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you. That's all for this video. I hope you like it. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, which is Nyay Shastra. Thank you.